हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के उन बेसिक टॉपिक के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आपके फार्माकोलॉजी से लिंक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है द हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सिलेबस के पहले मॉड्यूल में ये टॉपिक दिया हुआ है और आप में से कई लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पर भी एक लेक्चर वीडियो बनाया जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक पॉइंट्स की और इस पॉइंट्स में हम इंक्लूड करेंगे what is pharmacology, what is the basic and important landmarks and what are the basic and important scope of pharmacology। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक सिंपल से क्वेश्चन से। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो ना आपको याद रखने की ज़रूरत है, ना इसको किसी तरह से रट्टा मारने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह से और ओवरलोड लेकर के याद करने की ज़रूरत है। केवल आपको आपसे ही कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और ये क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग। सीधा सा बात करें तो फार्माकोलॉजी उस फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम कभी भी कोई ड्रग लेते हैं तो ये ड्रग हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, किस किस एक्शन को परफॉर्म करता है, और दूसरा ये भी देखते हैं कि इस लिए गए ड्रग के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कौन सा एक्शन शो करती है। और इसके लिए हमने एक अलग से चैप्टर भी इंक्लूड किया हुआ है जिसको फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। सीधा सा कहूँ तो फार्माकोलॉजी किसी भी ड्रग की लाइफ साइकिल की स्टडी करती है। ड्रग के बनने से लेकर के ड्रग के एडमिनिस्टर से लेकर के ड्रग के बॉडी से एलिमिनेट होने तक की पूरी स्टडी हमारी फार्माकोलॉजी कहलाती है। तो हमारे कुछ बेसिक लैंडमार्क्स होंगे जब ये फार्माकोलॉजी का स्टार्ट हुआ होगा इंडिया में, अब्रॉड में, तो कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना किस किस तरह से कंट्रीब्यूट किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, जिनको हम कहते हैं लैंडमार्क। लैंडमार्क जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही लैंडमार्क हमको आगे जाकर के हेल्प करेंगे कि हमारी जो आज की ड्रग है वो किन की योगदान की वजह से मिला। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी की। देखिए, फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंस तो आप समझ में आ चुका है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी का। और फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंस को हमको अगर समझना है तो इसके स्कोप को इसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा कि फार्माकोलॉजी को हम अपनी डेली लाइफ में, मेडिकल साइंस में और बाकी जीवन के और कौन से स्कोप में इसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंडमार्क की और इसके अगले साइड में हम बात करेंगे स्कोप की। लैंडमार्क में उन चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है जो कि बहुत बेसिक हैं और फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के आज के सिद्धांत को समझने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो पहला जो साइंटिस्ट थे वो थे ओसवाल्ड। इन्होंने 1838 से लेकर के 1928 तक एक डिस्कवरी की जिसको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। उन्होंने उनके डिस्कवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस यूज के कारण से इनको हमने एक नाम दिया है फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। आज का जो फार्माकोलॉजी है इसका बेसिक स्टार्ट इन्होंने ही किया था और उनकी जो डिस्कवरी थी या उनका जो वर्क था कह सकते हैं इन द बेटरमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, वो था कि एस्टेब्लिशमेंट या एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द ब्लड। उन्होंने ब्लड में प्रेजेंस क्लोरोफॉर्म को एस्टिमेट किया था ड्यू टू द लोकल एनेस्थेटिक एज वेल एज जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट की वजह से। तो इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो क्लोरोफॉर्म के एस्टिमेशन की वजह से दिया था। ये भी बताया कि हम किसी भी ड्रग के एस्टिमेशन को ब्लड में कैसे पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो योगदान था वो क्लोरल हाइड्रेट की स्टडी में भी था। क्लोरल हाइड्रेट बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास के ड्रग के अंदर आते हैं, तो उन्होंने हल्का सा ये जानकारी दी थी कि क्लोरल हाइड्रेट को हम एज अ सेडेटिव और उसी को हायर डोज पर अगर देंगे तो वो हिप्नोटिक का रोल भी प्ले करता है। तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन फार्माकोलॉजी में देना स्टार्ट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जॉन जैकब। इन्होंने 1857 से लेकर के 1938 तक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। इन डिस्कवरी में पहला है आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी। इन्होंने जो हिस्टामिन है उनको आइसोलेट किया था पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये हिस्टामिन का इंपॉर्टेंस क्या है ये आप सब समझते हैं। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल्स है जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पांस को स्टार्ट करने के लिए और डिफरेंट वैसोडाइलेशन या जो इन्फ्लामेशन कंडीशन है इनको इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलर्जिक रिस्पांस का जो कॉज है, जो इनिशिएशन का कॉज है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टामिन है। तो उन्होंने इस हिस्टामिन को पिट्यूटरी ग्लैंड से आइसोलेट किया था और पिट्यूटरी ग्लैंड के आइसोलेशन के कारण से हिस्टामिन की स्टडी को इजी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं के दूसरे कंट्रीब्यूशन की। उन्होंने प्रिपेयर किया था इंसुलिन के प्योर और क्रिस्टलाइन फॉर्म को। इंसुलिन जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, खासकर हम उस कंडीशन में देते हैं जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हो जा रहा हो या हमारी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पा रही हो, और खासकर टोटली कहें सिंपल सेंस में तो हमारी बॉडी जब इंसुलिन के लिए डिपेंडेंट हो जा रही हो किसी एक्सटर्नल सोर्स पे, तब हम उसे इंसुलिन देकर के डायबिटीज को ठीक करते हैं। तो उस इंसुलिन का प्योर और क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था
वो सर जॉन जैकब ने ही प्रोड्यूस किया था। सो दिस वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फ्रेड जोसेफ की, जिन्होंने 1885 से लेकर के 1941 तक जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरी प्रोड्यूस किए थे, जिनमें कुछ हद तक रिसेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शामिल था। अब ये देखिए, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन उस समय उन्होंने डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया था एक हाइपोथेसिस दे करके कि कोई भी ड्रग ऐसे ही काम नहीं करता, किसी भी ड्रग के काम करने के कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होते हैं, या यूँ कहूँ कि नंबर ऑफ स्टेप्स को जोड़ करके वो ड्रग अपना काम करता है। इसी को उन्होंने तब के समय में बोला था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और आज ये हेंस प्रूव्ड है कि हर एक ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करके ड्रग अपना एक्शन शो करता है। तो आज हम जब बात करते हैं कि कौन सा ड्रग किस तरीके से बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगा, तो एक्चुअली में हम बात कर रहे होते हैं उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को दिया था सर अल्फ्रेड जोसेफ ने। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल एज फॉर द मेडिकल साइंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं सर हेनरी डेल की। इन्होंने 1875 से करके 1968 तक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। उसके अंदर था आइसोलेट द न्यूरोट्रांसमीटर दैट्स एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन को उन्होंने 1914 में डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा है उस न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप या तो नाम। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है ये आज हम जानते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो या न्यूरॉन एंड ट्रांसमीटर्स। तो दिस इज बेसिकली अ केमिकल, अ बायोकेमिकल विच कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर साइट। माने कि हमारे बॉडी में जब भी कोई चेंजेस होते हैं या कोई भी तरह से इंपल्स जनरेशन होते हैं, तो इस इंपल्स जनरेशन के अंदर जो मैसेज कोड होता है, इसे बायोकेमिकल फॉर्म में जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है और उस ब्रेन के रिस्पॉन्स को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक तरह से ये मैसेंजर है। और इस न्यूरोट्रांसमीटर के स्पेसिफिक टाइप दैट इज एसिटाइलकोलिन, इनको इन्होंने 1914 में डिस्कवर किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी फॉर द फार्माकोलॉजी। इन्होंने इसके साथ साथ एक और काम किया था, जो है आइडेंटिफाई द हिस्टामिन इन एनिमल टिश्यू। हमने देखा कि हिस्टामिन की खोज इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड की से की थी, बट इन्होंने एनिमल टिश्यू में इसको कंफर्म किया था, आइडेंटिफाई किया था कि जो इस तरह के लिक्विड पाए जाते हैं, जो केमिकल पाए जाते हैं, वो हिस्टामिन ही है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन इन एनिमल टिश्यू, इसकी डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। इसके बाद इन्होंने किया था रोल ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि जो हिस्टामिन आपने यहाँ पहले भी देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालता, फिर इन्होंने ही ये प्रूव किया कि हमारे एनिमल टिश्यू में हिस्टामिन पाए जाते हैं। पाए जाने के साथ साथ उस जो हिस्टामिन का रोल है एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, इसके भी इनके पीछे योगदान था। और इसी वजह से हम आजकल एंटी एलर्जिक ड्रग या रोल ऑफ हिस्टामिन के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी का वर्ड भी यूज किया था। तो ये बताता था किसी भी ड्रग के एक्सेसिव यूज या अनकंट्रोल्ड कंडीशन में यूज करने की वजह से हमारी बॉडी जो उसके लिए अनवांटेड इफेक्ट शो करके रैसेस प्रोड्यूसेस, रेनोरिया, इस तरह के जो अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी थी। और ये हाइपर सेंसिटिविटी के पीछे जो रीजन था वो था रिलीज ऑफ हिस्टामिन। इसके बारे में इन्होंने ही लाइट आउट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अगले और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, तो दैट इज डिस्कवरी ऑफ अल्फा ब्लॉकर का। इन्होंने अल्फा ब्लॉकर डिस्कवरी की थी, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास या कैटेगरी है। इन्होंने ये बताया था कि अल्फा ब्लॉकर का अगर हम यूज करते हैं तो हम ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं सर पॉल एलरिच की। तो इन्होंने, हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, और इन्होंने आर्सेनिकल्स को यूज किया था सिफिलिस को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने वर्क किया था डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में एक वर्ड जरूर यूज किया जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। मतलब यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द थेरेपी ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज, या कह सकते हैं कैंसर या ट्यूमर्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। तो इन्हें ही हम कहते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। और इन्होंने सिफिलिस को ठीक करने के लिए जो आर्सेनिकल्स का यूज़ किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। साथ ही साथ इन्होंने ट्यूमर्स कैसे ग्रोथ होते हैं, कैसे इनके ग्रोथ होने की संभावना होती है, और कौन कौन से फैक्टर को यूज़ करके हम इनके ग्रोथ को सप्रेस या रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने भी कुछ जानकारी हमें दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी, क्योंकि कोई भी ड्रग फार्माकोलॉजी की ड्रग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी हम इंक्लूड
करके पढ़ सकते हैं। और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था कि पेनिसिलिन एक ऐसा एजेंट है, ऐसा ड्रग है जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। और इन्होंने इस पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटेटम, इस एक प्रकार का जो मोल्ड होता है उसे डिस्कवरी की थी। और इनके इसी डिस्कवरी की वजह से काफ़ी सारी मॉर्बिडिटी की रेट जो है और मोर्टेलिटी की रेट जो है काफ़ी कम हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में काफ़ी हद तक जो सोल्जर्स थे उनकी लाइफ को हमने सेव कर पाया था। सो पेनिसिलिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बाय द सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके साथ साथ हम जो भी और एडवर्ड जेनर हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा है, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी फार्माकोलॉजी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेम्स ब्लैक की। तो उन्होंने डिस्कवरी की थी बीटा ब्लॉकर की। इससे पहले हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ अल्फा ब्लॉकर की, तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स की। तो उन्होंने बीटा ब्लॉकर की डिस्कवरी की थी और साथ ही साथ ये बताया था कि अगर कोई ड्रग बीटा एनर्जी रिसेप्टर पे काम करता है और उसको ब्लॉक करता है तो वो काफ़ी हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट शो कर सकता है। तो उन्होंने बीटा ब्लॉकर की डिस्कवरी की थी और इसी की वजह से हम आज के डेट में मॉडर्न फार्माकोलॉजी में बीटा ब्लॉकर को एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की। तो ये है इंडियन साइंटिस्ट रामनाथ चोपड़ा। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहते हैं और इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी मेडिसिनल प्लांट की और उन्होंने बताया था कि कौन से मेडिसिनल प्लांट को किस डिजीज में यूज कर सकते हैं, कौन से मेडिसिनल प्लांट के कौन से पार्ट पर्टिकुलर को यूज करके हम कौन से डिजीज को रिकवर कर सकते हैं या डिसऑर्डर को हम आगे और स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो आज के इस पहले स्लाइड में हमने बात किया बेसिक लैंडमार्क्स की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिन्होंने फार्माकोलॉजी को आज इस कंडीशन में लाकर रख दिया है कि आज के डेट में फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर लैंडमार्क्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट एक नॉर्मल जानकारी, एक ब्रीफ करने के लिए हमने इन कुछ पॉइंट्स को 7 पॉइंट को इंक्लूड किया था। आप चाहें तो अदर हमारे नोट से या किसी अदर सोर्स से भी इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आगे एक स्लाइड में हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके पहले के बोर्ड में हमने देखा था क्या क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं जिन्होंने फार्माकोलॉजी को पुराने से लेकर के आज के मॉडर्न फार्माकोलॉजी तक लेके आया है। आज हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेकंड पार्ट, दैट इज स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को हमने जैसे पहले कहा था, न याद करने की जरूरत है, न रट्टा मारने की जरूरत है। बस आपको ये सोचना है कि आपके डेली लाइफ में फार्माकोलॉजी क्या कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, आप कहाँ कहाँ मेडिसिन या ऐसे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं या इनका इंपॉर्टेंस आप कहाँ कहाँ देख पाते हैं, ये कहलाता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ पे स्कोप का मतलब ये है कि इन फार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये कहलाता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को बहुत शॉर्ट में और बहुत डीपली प्रिसाइज मैटर में ना जाकर के हम उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहला जो स्कोप है टू स्टडी द डिजीज एंड डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमें इस बात की जानकारी देता है कि कौन सा डिजीज किस किस कंडीशन में हो सकता है, उन डिजीज के होने की वजह से क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर जिनकी वजह से हम उन डिजीज को या डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने कहा था डिजीज और डिसऑर्डर में बेसिक अंतर इतना ही है कि किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म या किसी एक्सटर्नल जो फैक्टर है इनकी वजह से हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज कॉज हो तो वो डिजीज कहलाता है, और बॉडी के खुद के फंक्शन में किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज की वजह से कोई दिक्कत हो तो वो डिसऑर्डर कहलाता है। तो फार्माकोलॉजी हमें इन दोनों के बारे में डिटेल जानकारी प्रोवाइड करता है कि इन दोनों के पीछे का रीजन क्या है। इसका हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोडायनेमिक मतलब होता है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। यानी कि अगर हम फार्माकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं तो फार्माकोलॉजी का यूज हम इस स्टडी में भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो इस ड्रग का बॉडी के कौन कौन से पार्ट में किस किस तरह का इफेक्ट होगा, क्या वो जो इफेक्ट है वो हमारे लिए सुटेबल है, इज दैट इफेक्ट इज डिजायरेबल फॉर अस और इट इज अनडिजायरेबल इफेक्ट विच मे बी फैटल और विच मे नॉट बी फैटल फॉर अस। तो इसकी तरह की स्टडी कहलाती है फार्माकोडायनेमिक और जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट स्कोप है फार्माकोलॉजी का। इसके बाद हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी कि बॉडी उस लिए गए ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या क्या एक्शन शो करती है, क्या यह रिस्पॉन्स शो करती है, उसके स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और इसके अंदर से हम बेसिकली 4 पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंटली हैं ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो हमने इनके बारे में पूरी वीडियो अपलोड कर दी है। हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में भी अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी अपलोड किया हुआ है और आने वाले समय में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को भी जल्दी से अपलोड करेंगे। तो इसकी स्टडी पूरी तरह से फार्माकोलॉजी
फार्माकोलॉजी के स्कोप के अंदर आती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी बॉडी उस लिए गए ड्रग के लिए अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, उसको एब्जॉर्ब कितना करेगी, उसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कितना होगा, उसका एलिमिनेशन किस रूट से होगा, या क्या वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी प्रॉपरली, या हमारे डिफरेंट बैरियर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, क्या इन बैरियर को उस ड्रग के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि क्रॉस कर पाए। ये चीज डिपेंड करती है दोनों की स्टडी यानी कि फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज फार्माकोडायनेमिक स्टडी के अंदर में। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। और इसके अंदर हम बात करते हैं कौन कौन से डिजीज को कैसे ठीक किया जाए और उन डिजीज को ठीक करने के साथ साथ कैसे उस ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं उनको कम से कम किया जाए, क्योंकि फार्माकोलॉजी का स्टडी का मेन प्रिंसिपल ये है मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट विथ मिनिमम अनडिजायरेबल इफेक्ट। और उसके अंदर हम बात करते हैं उस ड्रग का यूज क्या होगा, इस ड्रग को जिसकी भी डिस्कवरी की गई होगी, इस ड्रग को हम किन किन डिजीज या डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं ताकि उन दोनों कंडीशन को हम कंट्रोल कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ड्रग को प्रेजेंस ऑफ किन डिजीज डिसऑर्डर में आप नहीं ले सकते या किस अदर ड्रग के साथ नहीं ले सकते, दैट्स कॉल्ड कंट्रा इंडिकेशन। मतलब होता है कि साफ साफ आपको इन कंडीशन में इस ड्रग को नहीं लेना है, दिस इज कॉल्ड कंट्रा इंडिकेशन। इन केस ऑफ एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि किडनी डिजीज, किसी को किडनी फेलियर है तो उस कंडीशन में आप डायबिटिक को आप यूज नहीं कर सकते हैं। किसी को हिपेटोटॉक्सिटी की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप जितने भी NSAID कैटेगरी के ड्रग हैं इनको आप यूज नहीं कर सकते। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा प्रिकॉशनरी यूज करना चाहिए, या जो प्राइमरी प्लानिंग के प्रोग्राम में हैं उनके लिए हम एंटी टीबी ड्रग के बारे में नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो ड्रग है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग को फेल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं पोजोलॉजी की। पोजोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ डोजेस ऑफ पर्टिकुलर ड्रग फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल लाइक चिल्ड्रन, एडल्ट, जेनेटिक या बुजुर्ग जो है उनके लिए कौन से ड्रग का डोज कैसा हो, कितना हो, इसकी स्टडी कहलाती है पोजोलॉजी। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि कौन सा ड्रग उसके डोजेस फॉर्म से कितने एक्सटेंट और कितने रेट में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है ताकि वो ड्रग अपना इफेक्ट शो कर सके। और हमने बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर भी एक पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेक्चर वीडियो, जिसको आप हमारे चैनल में आकर के देख पाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगले स्कोप की, दैट इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल की, उनके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उनके कौन कौन से पॉसिबल एंटीडोट हो सकते हैं, या उनका ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। इसकी पूरी जानकारी हमको टॉक्सिकोलॉजी से मिलती है। तो अगर आप स्कोप की बात करते हैं तो ऑल्दो स्कोप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो टॉक्सिकोलॉजी इज वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ फार्माकोलॉजी, क्योंकि ये टॉक्सिकोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड विद द ड्रग्स, पॉइजंस एंड अदर टाइप ऑफ इफेक्ट विच आर नॉट कंप्लीटली डिजायरेबल फॉर अस। सो ये जो टॉक्सिकोलॉजी है ये हमें इस चीज़ों के बारे में जानकारी देता है कि किसी भी ड्रग का जो टॉक्सिक इफेक्ट है या उस ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसके एडवर्स इफेक्ट को हम किसी दूसरे कंडीशन में यूजफुल बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें टॉक्सिकोलॉजी से मिलती है। फिर हम बात करते हैं फोरेंसिक साइंस की। तो फोरेंसिक साइंस में इस बात की स्टडी की जाती है कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो ड्रग कैटेगरी है या किसी भी ड्रग का जो प्रेजेंस बॉडी में प्रेजेंट है, इस ड्रग का डोज क्या रहा होगा, इस ड्रग को किस कंडीशन में दिया गया होगा, या इस ड्रग के पीछे का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होगा। बट यहाँ कंडीशन अलग है। हमने थेराप्यूटिक में देखा था कि इसके यूज को थेराप्यूटिक एक्टिविटी में लेने के लिए जब करते हैं तो वो थेराप्यूटिक स्टडी कहलाती है। बट इन केस ऑफ फॉरेंसिक साइंस हम इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में स्टडी करते हैं कि इस ड्रग का मिस यूज कैसे किया गया होगा, इस ड्रग के कौन से मैकेनिज्म को यूज करते हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन को हार्मफुल कंडीशन पहुंचाने के लिए यूज किया गया होगा ताकि ये आइडेंटिफाई ना हो सके। इस एंगल से अगर हम उसी चीज की एक्टिविटी करते हैं तो वो फॉरेंसिक साइंस कहलाता है। या उसके विसरा में प्रेजेंट कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, उसकी बॉडी के फ्लूइड में, ब्लड में, यूरिन में, किसी और बॉडी फ्लूइड में कौन सा ड्रग प्रेजेंस है, डेथ के कितने देर पहले कौन सी एक्टिविटी की गई थी, कौन सा ड्रग दिया गया था, इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशनल वे में स्टडी जो कहलाती है वो फॉरेंसिक स्टडी कहलाती है। फिर हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस की, जो कि एक आज के डेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आगे आने वाले पॉसिबिलिटीज के बारे में विजुलाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, केस स्टडी करते हैं और उनको केस स्टडी करने के बाद वापस से जो प्रॉब्लम है उसको इरिडिकेट करते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस के अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और उसके रिपोर्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप या पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप को या इस सब्स्टिट्यूट्स को इस तरह की एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं, उसके पीछे के कारण को हम स्टडी करते हैं। तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स फार्माकोविजिलेंस के अंदर भी स्टडी की जाती है। फिर हम बात करते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी की, या इसके अंदर हम बात ये करते हैं कि कौन से ड्रग का
हिपैटो पे कौन सा बुरा प्रभाव पड़ा है या किस ड्रग ने हमारे लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज की है, इसकी भी रिपोर्टिंग की जाती है प्रॉपर चैनल में। अगर ये टॉपिक आगे सिलेबस में आएगा तो हम इसके बारे में फार्माकोविजिलेंस के बारे में एक डिटेल नोट जरूर अपलोड करेंगे। फिर हम बात करते हैं टेरेटोजेनिसिटी की। तो टेरेटोजेनिसिटी मतलब होता है कि अगर कोई लेडीज जो कि प्रेग्नेंट है वो ड्रग लेती है तो उस लिए गए ड्रग का क्या साइड इफेक्ट फीटस पे पहुंचेगा और कौन से फीटस के ऑर्गन के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करेगा, या इसको बोल सकते हैं हम कौन से ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस को वो स्टॉप करेगा। तो ऐसी स्टडी कहलाती है टेरेटोजेनिसिटी, या उस ड्रग को हम बोलते हैं टेरेटोजेंस जो कि टेरेटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। फिर हम बात करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी स्टडी हम एनिमल पे स्टार्ट करते हैं, ना कि सीधे सीधे ह्यूमन बींग्स पे। एनिमल पे स्टडी परफॉर्म करने के बाद जो ऐसे एनिमल जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो या उस डिजीज को जो कि ह्यूमन में होता है उससे काफ़ी कुछ उनकी जो बॉडी है, एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी है वो रिसेंबल करती हो, तो हम उसे कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें हम एनिमल्स को विद परमिशन, विद प्रिकॉशन, विद मैक्सिमम सेफ्टी एंड मिनिमम हार्मफुल इफेक्ट के साथ उसको स्टडी करते हैं। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। इसके जब रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एनिमल्स की जगह ह्यूमन को यूज करते हुए क्लिनिकल ट्रायल पे पहुंचते हैं। सो अगला है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को, उसके यूज को और उससे होने वाले पॉसिबल साइड इफेक्ट को या अनवांटेड इफेक्ट को प्रीडिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हम हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स एज वेल एज डिजीज ह्यूमन वॉलंटियर्स को इंक्लूड करते हैं और उस ड्रग की एक्टिविटी को चेक करते हैं कि वेदर दिस ड्रग इज सेफ और नॉट, वेदर दिस ड्रग इज एक्टिविटी इज गुड, सेटिस्फैक्टरी फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज और डिसऑर्डर और नॉट। इनकी स्टडी कहलाती है प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद का जो फेज है वह क्लिनिकल ट्रायल में। इसके अगर हम बेसिकली फेज की अगर हम बात करेंगे तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 जिसे हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि एक अपने आप में एक नया टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं फार्माकोजेनोमिक्स की। तो फार्माकोजेनोमिक्स में आजकल ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के जेनोमिक सीक्वेंस की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं इनकी स्टडी की जाए और इन पर्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो रहा है इनको इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे ठीक किया जाए, इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोजेनोमिक्स। और इसमें हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन को हम एक इंडिविजुअल कॉज मानकर उसके बारे में स्टडी करते हैं। सभी को एक जैसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। फिर हम बात करते हैं पी ड्रग, दैट्स कॉल्ड पर्सनल ड्रग, जो कि आज के डेट में एक नया कॉन्सेप्ट है। पी ड्रग, पर्सनल ड्रग, इसी का डिराइव्ड फॉर्म है फार्माकोजेनोमिक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन की जो डिजीज या डिसऑर्डर है इनके पीछे का पर्सनल रीजन, इज देयर एनी, इज इज जेनेटिक रीजन है क्या, या उसके पीछे कोई जेनोमिक सीक्वेंस की वजह से कोई डिजीज डिसऑर्डर हो रहा है क्या। तो उसकी स्टडी को हम ट्रीट करने के लिए जो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के बेस पे होता है और दिस इज कॉल्ड पी ड्रग कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज न्यू ड्रग डिस्कवरी या न्यू ड्रग डेवलपमेंट। फार्माकोलॉजी का अल्टीमेट गोल ये है कि हम नए से नए ड्रग को बनाएं जाकि हमारे जो भी रेजिस्टेंस हो चुके हैं, जो ड्रग हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रह गए हैं, उनके अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ नए ड्रग की डिस्कवरी की जाए। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इस डिस्कवर्ड ड्रग की सेफ्टी मैक्सिमम हो और जो अनवांटेड इफेक्ट है वो मिनिमम हो, क्योंकि फार्माकोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्टिव है किसी भी ड्रग की डिस्कवरी के लिए वो ये है मैक्सिमम सेफ्टी, मिनिमम साइड इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कुछ बेसिक लैंडमार्क और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की और इसमें हमने 12 पॉइंट को इंक्लूड किया था। तो आज का वीडियो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा जो इनिशिएटिव है फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी के लेक्चर वीडियो के ये कैसे लग रहे हैं। हमारे आपके जो व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट भी बिल्कुल दीजिए और अगर कोई आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए ताकि हम आने वाले वीडियो में उस चीज़ को इंप्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please stay connected through Facebook group and Facebook page, Instagram. Thank you.